नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है जनहित याचिकाएं। तो हम न्यायिक सक्रियतावाद पढ़ चुके हैं और न्यायिक सक्रियतावाद में हमने पढ़ा कि न्यायपालिका की सक्रियता से क्या आशय है। तो न्यायिक सक्रियता का ही एक पक्ष है जनहित याचिकाएं। तो आइए जानते हैं जनहित याचिकाओं का अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या है, मुख्य सिद्धांत क्या है और जनहित याचिकाओं की सीमाएं क्या है और जनहित याचिका के बारे में अधिकथित सिद्धांत क्या है। महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके मेन कोर्स के साथ साथ कंपटीशन में भी अक्सर इस बिंदु से सवाल पूछे जाते हैं। तो जनहित याचिकाओं को जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है और इसका आरंभ भारत में कैसे हुआ। जनहित याचिकाओं का संबंध न्यायपालिका से है। भारत में पीआईएल की शुरुआत पारंपरिक अधिकारिता के शासन एवं नियमों में रियायत से शुरू हुई थी। इस कानून के अनुसार केवल वही व्यक्ति संवैधानिक उपचार के लिए न्यायालय में जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है। वही पीआईएल इस पारंपरिक नियम कानून का अपवाद है। अर्थात पारंपरिक कानून के सिद्धांत के अनुसार केवल पीड़ित ही न्यायालय में जा सकता है, लेकिन आधुनिक न्याय सिद्धांत की ये मान्यता है कि कोई भी पीड़ित जो है वो व्यक्ति जो है, पीड़ित या प्रभावित व्यक्ति, वह न्यायालय में जा सकता है या उस व्यक्ति के बिहाफ पर कोई अन्य व्यक्ति भी न्यायालय में जा सकता है। पीआईएल यानी जनहित याचिका के अंतर्गत कोई भी जनभावना वाला व्यक्ति या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या समूह को अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है। अगर वे व्यक्ति या समूह निर्धनता, अज्ञानता अथवा अपनी सामाजिक आर्थिक रूप से प्रतिकूल दशाओं के कारण न्यायालय उपचार के लिए नहीं जा सकते, तो अन्य कोई व्यक्ति जा सकता है। इस प्रकार पीआईएल में एक व्यक्ति अपनी प्राप्त रुचि के बल पर ही अन्य व्यक्तियों के जो अधिकारों की रक्षा करता है। दरअसल पीआईएल की मांग है कि उन लोगों के संवैधानिक अथवा कानूनी अधिकारों के उल्लंघन की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, जो गरीब हों, जिनकी बड़ी बड़ी संख्या हो, जो अशिक्षित हों और सामाजिक आर्थिक रूप से साधनहीन हों। तो ये मान्यता है पीआईएल की, जो कि ये कहता है कि पीआईएल एक अनिवार्य रूप से एक ऐसा प्रयास है जो याचिकाकर्ताओं के तहत राज्य, सार्वजनिक प्राधिकार तथा न्यायालय की ओर से यह सुनिश्चित करने के लिए समुदाय के कमजोर वर्गों के लिए संवैधानिक या कानूनी अधिकारों से सुविधाओं से युक्त विशेषाधिकारों को उपलब्ध कराने की बात करता है। पीआईएल में जन आघात का निवारण करने, सार्वजनिक कर्तव्य का प्रवर्तन करने, सामाजिक सामूहिक विस्तृत अधिकारों एवं हितों अथवा सार्वजनिक या जनहित के रक्षण के लिए वाद दाखिल किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पीआईएल के सिद्धांत में कौन कौन सी बातें हैं। पीआईएल का विषय क्षेत्र भी है। 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने पीआईएल के रूप में प्राप्त याचिकाओं पर कार्यवाही के लिए कुछ दिशा निर्देशों को सूत्रित किया था। इन दिशा निर्देशों को 2003 में संशोधित किया गया। इसके अनुसार कुछ कोटियों में आने वाली याचिका ही सामान्यतः जनहित याचिकाओं के रूप में चिन्हित होंगी। अर्थात इस सूची में ऐसी याचिकाएं बताई गई हैं जिनको हम जनहित मान सकते हैं। तो पीआईएल दाखिल करने संबंधी कुछ दिशा निर्देश भी हैं। जनहित याचिका आज कानूनी प्रशासन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा जाता है, अर्थात प्रचार रहित याचिका के रूप में या पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहा जाता है। राजनीति हित याचिका अथवा प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन अर्थात निजी हित याचिका भी कहा जाता है, या फिर इस तरह से मिडिल क्लास इंटरेस्ट लिटिगेशन मध्यम वर्ग हित याचिका के रूप में भी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये टिप्पणी की है कि जनहित याचिकाओं का प्रयोग बड़ी सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। उनका ये कहना है, जनहित याचिका कोई गोली नहीं है जो कि हर एक मर्ज की दवा हो। इसका अनिवार्य आशय
कमजोरों और साधनहीन को न्याय दिलाना है। तो पीआईएल की कुछ विशेषताएं हमने देखी कि पीआईएल कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक अंग है। इसका अर्थ ये है कि गरीब जनता तक न्याय को सुलभ बनाया जाए। ये इसका एक मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसे व्यक्तियों को सहायता प्राप्त हो जिस तक न्याय की पहुंच नहीं है। 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने पीआईएल के रूप में कुछ जो सूची दी थी, जिसे बाद में 2003 में संशोधित किया गया, उसमें यह कहा गया कि कुछ कोर्टियों की याचिकाओं को जनहित याचिका माना जाएगा और उनमें शामिल है बंधुआ श्रमिक, उपेक्षित बच्चे, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलना, आकस्मिक रूप से श्रमिकों का शोषण होना, श्रम कानूनों का उल्लंघन होना, जेलों में दाखिल उत्पीड़न की शिकायत, समय से पहले मुक्ति तथा 14 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात मुक्ति के लिए आवेदन, जेल में मृत्यु, स्थानांतरण, व्यक्तिगत मुचालका, पुलिस द्वारा मामला दाखिल नहीं किए जाने संबंधी याचिका, पुलिस का उत्पीड़न, पुलिस हिरासत में मृत्यु, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ याचिका, विशेषकर वधू उत्पीड़न, दहेज दहन, जबरन हत्या, अपहरण, ग्रामीणों के द्वारा उत्पीड़न, अनुसूचित जाति तथा जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पुलिस द्वारा उत्पीड़न की शिकायत संबंधी याचिकाएं, पर्यावरणीय प्रदूषण संबंधी याचिकाएं, पारिस्थितिकीय संतुलन में बाधा, दंगा पीड़ितों की याचिकाएं, पारिवारिक पेंशन। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि कुछ ऐसी कोटियां हैं जिसके अंतर्गत आने वाले मामले पीआईएल के रूप में चिन्हित नहीं होंगे, अर्थात ऐसे मामले जिन्हें जनहित याचिका के रूप में लाया जाता है वो पीआईएल के रूप में चिन्हित नहीं होंगे। ऐसे मामलों का भी उल्लेख किया गया है। तो ऐसे मामलों में शामिल है मकान मालिक किराएदारों के मामले, सेवा संबंधी तथा वे मामले जो पेंशन तथा ग्रेजुएटी से संबंधित हों, केंद्र राज्य सरकारों के विभाग तथा स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायतें, मेडिकल तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन, जल्दी सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में दाखिल याचिकाएं। तो पीआईएल के कुछ सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 एवं 226 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपभोग करते हुए ऐसे लोगों के कल्याण में रुचि लेने वाले किसी व्यक्ति की याचिका को स्वीकार कर सकता है जो समाज के कमजोर वर्गों से है और इस स्थिति में नहीं है कि स्वयं अदालत का दरवाजा खटखटा सके। न्यायालय में ऐसे लोगों के मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है, इसलिए वह राज्य को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए निर्देशित करता है। जब भी सार्वजनिक महत्व के मुद्दे बड़ी संख्या में लोगों के मूल अधिकारों को लागू कराने के राज्य के संवैधानिक कर्तव्य और प्रकार के मामले उठते हैं, न्यायालय का एक पत्र अथवा तार को भी पीआईएल के रूप में चिन्हित करता है। ऐसे मामलों में न्यायालय प्रक्रियागत कानूनों तथा सुनवाई से संबंधित कानूनों में छूट देता है। जब न्यायालय प्रथम दृष्टया साधनहीन लोगों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के बारे में आश्वस्त हो जाता है, वह राज्य अथवा सरकार को तत्संबंधी याचिका के सही ठहरने संबंधी किसी प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता। यद्यपि पीआईएल पर प्रक्रियागत कानून लागू होते हैं, लेकिन पूर्व न्याय का सिद्धांत या ऐसे ही सिद्धांत लागू होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि याचिका की प्रकृति कैसी है, साथ ही मामले से संबंधित तथ्य और परिस्थितियां कैसे हैं।
न्यायालय विशेष परिस्थितियों में आयोग या अन्य निकायों की नियुक्ति, आरोप की जांच तथा तथ्यों को उजागर करने के उद्देश्य से कर सकता है। वह ऐसे आयोग द्वारा अधिग्रहण की गई किसी सार्वजनिक संस्था के प्रबंधन को भी निर्देशित कर सकता है। न्यायालय न्यायिक समीक्षा के ज्ञात दायरे के बाहर सामान्यतः कदम नहीं रखेगा। उच्च न्यायालय यद्यपि संबंधित पक्षों को पूर्ण न्याय देने संबंधी निर्णय दे सकता है, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रदत्त शक्तियां प्राप्त नहीं होंगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि PIL को दाखिल करने संबंधी दिशा निर्देशों में भी यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि PIL का मर्यादित उपयोग हो। इसीलिए ज़रूरी है कि PIL का उपयोग कैसे किया जाए से ज़्यादा यह भी माना गया है कि किस बात पर किया जाए। तो न्यायालय ने PIL का दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। हम उन दिशा निर्देशों को देख सकते हैं। पहला दिशा निर्देश यह है कि न्यायालय सचमुच ज़रूरी और वैध PIL को प्रोत्साहित करे तथा विशेषतर कारणों वाले PIL को हतोत्साहित करे। दूसरी बात है कि प्रत्येक व्यक्तिक न्यायाधीश PIL से निपटने के लिए स्वयं अपनी प्रक्रिया विकसित कर सकता है। न्यायालय को किसी PIL को स्वीकार करने के पहले याचिकाकर्ता के विश्वसनीयता को प्रथम दृष्टया सत्यापन कर देना चाहिए। न्यायालय PIL की सुनवाई के पहले याचिका के अंतर्वस्तु की परिशुद्धता के बारे में प्रथम दृष्टया आश्वस्त हो। PIL की सुनवाई के पहले न्यायालय यह अवश्य सुनिश्चित कर ले कि PIL वास्तविक जनहानि अथवा जन आघात के समाधान को लक्षित है। न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि PIL दायर करने के पीछे कोई निजी लाभ, व्यक्तिगत प्रेरणा या गलत इरादा नहीं है। न्यायालय को यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि व्यवसाय निकायों द्वारा गलत इरादों से दायर की गई याचिकाओं पर भारी जुर्माना लगाकर अथवा सराहनीय याचिकाओं तथा ऐसी याचिकाएं जो असंगत कारणों से दायर की गई हों को भी ऐसे ही तकनीकी तरीकों से अपनाकर हतोत्साहित करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने इस टॉपिक में देखा कि जनहित याचिका क्या है, जनहित याचिका का अर्थ क्या है, जनहित याचिका के बारे में सामान्य अधिकथित सिद्धांत क्या है, जनहित याचिका का विषय क्षेत्र कितना है और जनहित याचिका की एक महत्वपूर्ण केस स्टडी के रूप में हमने यह जाना कि किस प्रकार से जनहित याचिका संबंधी दिशा निर्देश का पालन करते हुए जनहित याचिकाएं कैसे दायर की जाती हैं। तो ये जो टॉपिक था जनहित याचिकाओं के बारे में, इसको आप प्रिपेयर कर दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम मिलेंगे तो उस पर दोबारा चर्चा करेंगे। अपनी और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।